आपके साथ सौम्या मिश्रा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद हैं, लेकिन यहां अभी से सियासी सरगर्मी चरम पर है। खासकर जिस तरह से सीएम योगी मिशन 2027 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसने विरोधी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने सांसद रामजीलाल सुमन को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए बाबा साहेब के नाम पर दलितों को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आगरा दौरे के अगले दिन अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की 400 सीटें आती तो सड़कों पर तलवारें लहराती और धोती पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। इसके अलावा अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर भी एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या ऐसे विपक्ष 2027 में योगी का मुकाबला करेगा? देखिए हिंदी खबर की एक स्पेशल रिपोर्ट। बाबा के लॉ एंड ऑर्डर से अखिलेश को परेशानी। कहा बीजेपी की 400 सीटें आती तो सड़क पर तलवारें लहराती। अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर भी साधा निशाना। सांगा पर लड़ाई अगड़े पिछड़े पर आई। सीएम योगी ने सपा को दिखाया आईना। 27 का सियासी कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन 27 के चुनाव को लेकर यूपी में सियासी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा तक हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक गोटी सेट करने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में असली लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच होने वाली है। ऐसे में सबसे ज्यादा सियासी हलचल भी इन्हीं दोनों पार्टियों के अंदर देखने को मिल रही है। खासकर औरंगजेब विवाद के बाद, जब से सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से तो यूपी में 21% दलित वोट को अपने पाले में करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंचकर जब अपने पीडीए प्लान को मजबूत करने की कोशिश की, तो उस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए सपा और कांग्रेस को ही दलित विरोधी बता दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यूपी सरकार को जिस बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, सीएम ने उसे लेकर भी समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने रखा। जिसके बाद अखिलेश ने प्रयागराज पहुंचकर बीजेपी पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए।
पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर लड़ाई जारी है। हालांकि सपा सांसद रामजी लाल सुमन की माफी से खत्म हो सकता है, लेकिन सपा सुमन को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और बाबा साहब के नाम पर दलितों को साधने में लगी है। सपा सांसद के आवास पर हुए हमले को दलित नेता के घर पर हमले के रूप में प्रचारित कर रही है। रामजी लाल सुमन पर उठे आक्रोश को सियासत में घसीटते हुए अखिलेश यादव खुद आगरा पहुंचते हैं और अपने सांसद को समर्थन देने का संदेश देते हैं। न केवल समर्थन बल्कि इसे दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले 2 बार से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस जातीय संघर्ष में सियासी फायदा नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश का ये दांव कितना चल पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 15 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दलितों के बीच पहुंचकर योगी सरकार के काम और विपक्षी पार्टियां उन्हें किस तरह से गुमराह कर रही हैं, ये जनता को बताने में जुटी है। सपा अध्यक्ष जातीय कार्ड खेलकर जो माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हवा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी है, जिससे अखिलेश की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC ST के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सनातन से सुशासन तक सबको साथ लेकर चल रहे हैं और विकास पथ पर यूपी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, उसने हर विरोधी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश आगरा दौरे के अगले दिन अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए प्रयागराज में थे। ऐसे में अखिलेश महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर निशाना ना साधें, ऐसा कैसे हो सकता था? महाकुंभ की सफलता से विरोधी दलों की जलन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन में भ्रम फैलाने और सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया, जबकि सीएम योगी इस तरह के आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि महाकुंभ में जिसने जो चाहा उसे वही मिला। अखिलेश को इस बात का डर सता रहा है कि योगी कई मंचों से जिस 80-20 वाले फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, अगर वो कामयाब हो गया फिर 2027 में भी वो सत्ता से काफी दूर रह जाएंगे।
ऐसे में अखिलेश महाकुंभ के मुद्दे को भी जीवंत बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो आगरा से सीधे प्रयागराज पहुंचकर अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की और सपा के समय में आयोजित कराए गए कुंभ की तुलना योगी सरकार के महाकुंभ से करते हुए कहा कि साल 2013 के कुंभ जैसी तैयारी 2025 में नहीं दिखाई दी। जिस महाकुंभ में 45 दिन के अंदर 66 करोड़ सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई, जिस भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन की चर्चा देश विदेश में अभी हो रही है, उसी को लेकर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में हुए महाकुंभ में मैनेजमेंट की नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट की स्टडी होगी। साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के अंदर अहंकार इतना है कि वो अच्छी नियत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी ने कहा था कि अगर 100 करोड़ श्रद्धालु भी आए तो हमारे पास उनका भी इंतजाम है। बीजेपी सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। प्रयागराज का महाकुंभ अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने पहली बार डिजिटल महाकुंभ का वादा किया था, लेकिन डाटा तक नहीं दे पा रहे हैं। दावे किए गए कि ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी, लेकिन महाकुंभ मेले में ऐसा रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं, जबकि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन की जरूरत थी। इससे पहले भी कई बार अखिलेश ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए थे, जिस पर सीएम योगी ने सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया था और कहा था कि इस बार के महाकुंभ के आयोजन की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और महाकुंभ में जिसने जो मांगा उसे वो मिला। जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। जो हमारी तरफ से सुझाव आता था उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं
उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नीयत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे माफिया गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाना हो, बुलडोजर एक्शन हो, लव जिहाद के खिलाफ कानून हो, गौरक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के योगी सरकार की हर जगह मिसाल दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियागिरी को खत्म करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं, ये आए दिन उनके फैसले और दिशा निर्देशों से पता चल जाता है। यूपी में ना तो अब किसी समुदाय के लोग दूसरे समुदायों को प्रताड़ित करते हैं और ना ही कोई माफिया अब किसी गरीब को सताता है। अगर कहीं कुछ गलत होता है और कोई गलत काम करता है तो उसके दरवाजे पर तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। मुस्लिम संगठनों समेत तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो दंगाइयों ने 3 हिंदू की जान ले ली, लेकिन अखिलेश को वहां सब कुछ सही नजर आता है। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उल्टे वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी धार्मिक उन्माद बढ़ा रही है, सरकार विभाजन कर रही है, डिवाइड करने के लिए फंड लगाती है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर इनकी 400 सीटें आती तो सड़कों पर तलवारें लहराती। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते, सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहाँ है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहाँ पर। सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। साल 2017 में योगी जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें विरासत में अराजकता, अव्यवस्था और अपराध के अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश मिला था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तम प्रदेश बना दिया। चाहे जनता के हित में फैसले लेना हो, माफिया गैंगस्टर और दंगाइयों को सजा देना हो, या फिर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना, सीएम योगी संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने राज्य को सुरक्षित परिवेश, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम कनेक्टिविटी और उद्यम अनुकूल नीतियों के द्वारा निवेशकों की ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया है। और अगर इसी तरह से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते रहे तो 2027 में भी विपक्ष
उन्हें हैट्रिक लगाने से रोक नहीं पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।